वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हम चैप्टर में पढ़ चुके थे सोशोलॉजी में, इंट्रोड्यूसिंग सोसाइटी और सोशोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे कि किस तरीके से समाज अलग अलग तरीके का हो सकता है। एक जानवरों के लिए किस तरीके से हो सकता है, ह्यूमन सोसाइटी किस तरीके से होती है, एनिमल सोसाइटी किस तरीके से होती है, किस तरीके से इंटरडिपेंडेंट होती है, एक दूसरे पर निर्भर रहती है। उसी तरह के एस्पेक्ट्स में चलते हुए हम आगे आ रहे हैं। इंटेलेक्चुअल आइडिया सोसाइटी के इंटेलेक्चुअल आइडियाज किस तरीके से आए। मान लीजिए कि पहले प्री मॉडर्न सोसाइटी की बात करें, जब आदिवासी लोग रहा करते थे, आदि मानव लोग रहा करते थे, प्री हिस्ट्रियन मैन रहा करते थे, वे अपनी सोसाइटी किस तरीके से बनाया करते थे। वे इतने ज़्यादा नॉलेजफुल व्यक्ति नहीं हुआ करते थे, तो वे अपनी सोसाइटी को ज़्यादातर पत्थरों से और आसपास की चीज़ों से, लकड़ियों से और उनके द्वारा ही विभिन्न प्रकार के औजार हथियार बनाकर, टूल्स वगैरह बनाकर अपनी सोसाइटी का निर्माण किया करते थे। उसी तरीके से आज अगर मॉडर्न सोसाइटी की बात करें तो धीरे धीरे ये बदलती जा रही है और मॉडर्न सोसाइटी में आप विभिन्न प्रकार के एस्पेक्ट देख रहे हैं, विभिन्न प्रकार के रिसोर्स देख रहे हैं। आज आपके पास रहने के लिए घर है, जबकि प्री सोसाइटी में या फिर प्री मॉडर्न सोसाइटियों में ऐसा देखने को बहुत कम मिलता था। और साथ ही साथ मॉडर्न सोसाइटियों में ऐसा बहुत कुछ देखने को मिलता है जो कल उस समय कल्पना करना भी मुश्किल था। आज लोग काफ़ी लंबे यात्राएं भी आसानी से कर लेते हैं। विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट हमारे पास हैं, विभिन्न प्रकार के वाहन व्हीकल्स वगैरह हमारे पास हैं, जिसके जरिए हम ये सब कर पा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से इंटेलेक्चुअल आइडियाज बदलते रहे हैं, समय के साथ साथ किस तरीके से हमारे विचार बदलते रहे हैं। एक प्री हिस्ट्रियन मैन ने सोचा होगा कि हाँ, आग का आविष्कार करने के बाद कि वह किस तरीके से अपने जीवन को जी सकता है। वह उससे खाना भी बना सकता है, वह उससे गर्मी भी प्राप्त कर सकता है, वह उससे रोशनी भी प्राप्त कर सकता है। तो उसी तरीके से ये आइडिया किस तरीके से सोसाइटी से द्वारा एक्सेप्ट किए गए होंगे, उन चीज़ों से रिलेटेड हमारा ये सब्जेक्ट है। सेकंड उसमें देखते हैं हम द मटेरियल रिसोर्स दैट वेंट इनटू द मेकिंग ऑफ सोसाइटी। ऐसे मटेरियल रिसोर्स जो हमारी सोसाइटी का निर्माण करते हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं तो आप जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में किस तरह के या रूरल एरिया में किस तरह के लोग रहते हैं और साथ ही साथ किस तरह से वे अपना जीवन यापन करते हैं। ट्रेडिशनल वे से वे अपनी फार्मिंग वगैरह करते हैं या फिर ट्रेडिशनल वे से वे अपने रोजमर्रा के काम कर रहे हैं और उसके जरिए ही वे अपना जीविका चला रहे हैं। जबकि अगर अर्बन एरिया की बात करें तो अर्बन एरिया में ये चीज़ें काफ़ी हद तक चेंज हो जाती हैं। वे एक छोटे एरिया में रहते हैं और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के एस्पेक्ट्स उन्हें देखने को मिलते हैं। अगर हम वर्किंग क्लास पीपल की बात करें अर्बन एरिया में तो वे काफ़ी अच्छे स्तर पर कार्य कर रहे हैं। वे रोज इंडस्ट्रीज में जाते हैं और अपना कार्य करते हैं, उसके बाद अपने घर की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन अगर वहीं पर हम स्लम एरिया की बात करें जहाँ पर काफ़ी लोग एक ही स्थान पर रहते हैं, जैसे मुंबई की बात करें तो मुंबई में एक एरिया आता है धारावी के नाम से। धारावी का ये एरिया सिर्फ 2 स्क्वायर किलोमीटर है का एरिया है, जिसमें लगभग 10 लाख लोग निवास करते हैं। और यहाँ तक कि कुछ लोग तो इतनी बुरी तरीके से निवास करते हैं कि उनके पास टॉयलेट भी नहीं है। या फिर ये कहा जा सकता है कि कुछ लोगों के पास 1400 लोगों के पास सिर्फ एक टॉयलेट मुहैया है, जिसके द्वारा उन्हें बड़ी लंबी लाइन में रहना पड़ता है। जैसा कि हमने फिल्मों में भी देखते हैं कि इस तरह की झुग्गी झोपड़ी वाले एरिया दिखाए जाते हैं। ऐसा ही एक एग्जाम्पल हमारी सीआईडी मूवी जो 1956 में आई थी, उसके एक सॉन्ग में दिखाया गया था। इस सॉन्ग को पूर्ण रूप से ऐसी ही सोसाइटी पर, ऐसे ही मटेरियल्स पर बेस किया गया था कि किस तरीके से ये लोग निवास कर रहे हैं और किस तरीके से यहाँ पर जीना मुश्किल है। तो इस सॉन्ग की लाइनें आपकी किताब में भी दी गई हैं कि ए दिल मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है मुंबई मेरी जान। तो इस तरीके से इसमें ये दिखाया गया है कि मुंबई में रहना काफ़ी मुश्किल है, जिसके बारे में आपकी फिगर भी दिखाई गई है कि वहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ, स्लम एरिया कितना बुरा है या कितना घिन का है। वहाँ पर निवास करना, वहाँ पर इतनी छोटी छोटी गलियाँ हैं कि वहाँ पर निवास करना काफ़ी मुश्किल है। जो दिखाता है सोसाइटी एस्पेक्ट को, मटेरियल एस्पेक्ट को या मटेरियल इशूज को, उस सोशोलॉजी के अंतर्गत, उस सोसाइटी के, उस समाज के,
कि उस समाज के लोगों द्वारा उस तरह के मटेरियल को कैसे एक्सपेक्ट किया जाता है या कैसे एक्सेप्ट किया जाता है। नेक्स्ट आता है व्हाई शुड वी स्टडी द बिगिनिंग ऑफ ग्रोथ ऑफ सोशियोलॉजी इन यूरोप। यूरोप के अंतर्गत हम सोशियोलॉजी को क्यों पढ़ते हैं? क्या वजह है कि यूरोप जैसे देश के बारे में हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं? 18वीं और 19वीं शताब्दी की बात करें अगर हम, तो यूरोप एक ऐसा एरिया है या ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर कॉलोनियल रूल रहा करता था, ब्रिटिश साम्राज्य का शासन रहा करता था। और 18वीं 19वीं शताब्दी के आसपास या सेंचुरी के आसपास देखने को मिलता है कि उन्होंने कॉलोनियल रूल्स के दौरान बहुत सारे एक्सपेक्ट किए थे, बहुत सारे वर्क किए थे, जिसने वहाँ की सोसाइटी को काफ़ी हद तक बदल दिया था। जिनमें से कॉलोनियल रूल भी एक मुख्य ही है, जैसे कि यहाँ इंडिया में आकर भी उन्होंने कॉलोनियल गवर्नमेंट बनानी शुरू कर दी थी, जंगलों को काटते हुए अपने वर्क करने शुरू कर दिए थे। इन चीज़ों को ही आपके दिखाया गया है उसमें। आइए जानते हैं उनके ही ऐसे ही एक्सपेक्ट के बारे में, इंडिया में उन्होंने ऐसा कैसे किया था। इंडिया में जो ग्रोथ हुई है सोशियोलॉजी की, ये मुख्य रूप से माना जाता है कि इंडिया में सोशियोलॉजी ग्रोथ खासकर उसी समय से हुई है जब ब्रिटिश शासन यहाँ पर आया था और उसने कॉलोनाइजेशन करना शुरू कर दिया था। एक तरीके से एक कॉलोनी बनाना शुरू कर दिया था, यहाँ पर लोगों को निवास करने के तरीके समझाना शुरू कर दिया था। कॉटन इंडस्ट्री उनकी खास थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आई थी, जिसने यहाँ पर कॉटन की इंडस्ट्री लगाई और लोगों को, और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्रीज लगाई ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, और धीरे धीरे यहाँ पर शासन करने लगे थे। जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि यहाँ पर सोसाइटी को धीरे धीरे बदला जा रहा था और कार्यवाही किया जा रहा था। ये सोसाइटी देखने को मिलती है यहाँ पर विभिन्न प्रकार के एस्पेक्ट्स के अंतर्गत। इंडियन सोसाइटी के बारे में ज़्यादातर जो लिखा हुआ मिलता है वो वेस्टर्न राइटिंग में ही लिखा हुआ मिलता है, जिसमें हमने समझा है कि इंडिया में जो हिस्ट्री का आपके एस्पेक्ट्स पाए जाते हैं या हिस्ट्री से जुड़े हुए जितने भी आपके सोर्स पाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश से जुड़े हुए हैं। और ब्रिटिशों ने यहाँ पर हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन किया है कि किस तरीके से भारतीय हिस्ट्री बांटी गई है। इन एस्पेक्ट्स में देखने को मिलता है कि ब्रिटिश शासन ने किस तरीके से यहाँ की डाइवर्सिटी को दर्शाया है, किस तरह की यहाँ पर अलग अलग धर्मों के होने को, अलग अलग रंग भेद के होने को, अलग अलग जातियों के को एकजुट करते हुए दिखाया है कि किस तरीके से वे कार्य करते थे और किस तरीके से इन एस्पेक्ट्स को चलाते थे। इस हिस्ट्री में हमें विभिन्न प्रकार के ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं जो दिखाती हैं कि ग्रोथ किस तरीके से हुई होगी उस समय के दौरान भारत की सोशियोलॉजी के अंतर्गत। इंडियन सोशियोलॉजी के अंतर्गत हम देखते हैं कि किस तरीके से ब्रिटिशों ने से रूरल एरिया को और अर्बन एरिया को क्लासिफाइड किया है, किस तरीके से वहाँ के लोगों के बारे में बताया है। इस तरह के विभिन्न एस्पेक्ट्स हम सोशियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं जो ग्रोथ को दर्शाते हैं कि समय के साथ साथ या ब्रिटिश शासन के आने के बाद किस तरीके से सोशियोलॉजी में ग्रोथ हुई है भारत की। इसे यहीं तक कंप्लीट करते हैं, यहाँ तक के नोट्स बनाकर लाएंगे आप लोग।